बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोग लेक्चर पीछे वाला सुन लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, आपका जो अब थर्सडे को है वो टेस्ट भी होगा, वो मैं आपके ग्रुप में अपडेट कर देती हूँ। एक तो रिलैक्सेशन वाला आपका जो चैप्टर है वो होगा, ठीक है। ये इन कोऑर्डिनेशन का तो मैं अलहदा से लूँगी, ठीक है, टेस्ट रिलैक्सेशन का। लेकिन उसके अंदर जो केल्टन बॉन्ड का मैंने जो आपका जो पीछे पैसिव मूवमेंट में रह गया था ना, मैंने लास्ट में वो पूछा नहीं था, केल्टन बॉन्ड वो अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। केल्टन बॉन्ड और जो मेटलैंड की वो टेक्निक्स के मैंने ग्रेड्स वगैरह ग्रेडिंग बताई थी, वो स्केल बताया था, ठीक है। वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, वो भी करना है साथ, ठीक है। सो जो आज का आपका लेक्चर है वो यही है कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और जो इन कोऑर्डिनेशन है एस एनर्जी जिसे हम कहते हैं, उसकी ही कंटिन्यूशन आज उसी चैप्टर की हम आगे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे डाली है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी पेंसिल को पकड़ना है, तो ये जो पूरा एक एक्शन है, ठीक है, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, डिफरेंट मसल्स इसके अंदर यूज हो रही हैं, ठीक है। वेन एवर वी मूव, 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ बॉडी लाइक मूवमेंट, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस ग्रेसफुल, ठीक है। मूवमेंट को अगर सारी कोऑर्डिनेशन होगी तभी हमारी मूवमेंट क्या है, पर्पसफुल मोशन, तभी हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, और इन कोऑर्डिनेशन और एसा एनर्जी क्या है, जाहिर बात है जब ये मूवमेंट स्मूथ नहीं होगी, इनएक्यूरेट होगी, नॉन पर्पसफुल मूवमेंट डन बाय द ग्रुप ऑफ मसल्स। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका क्या है, इफ द मूवमेंट इज नॉट कोऑर्डिनेटेड देन इट इज कॉल्ड इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आपका कोई डिस्टर्बेंस हो गई है नर्वस, ठीक है, आपके जो हायर सेंटर्स हैं वो आपका सही तरीके से कन्वे नहीं कर रहे हैं मैसेज आगे, ठीक है। और जब वो नहीं सही तरीके से करेंगे, जाहिर बात है आपकी इनकोऑर्डिनेशन है, कि हम इसे डिटेल्ड पढ़ चुके हैं कि इनकोऑर्डिनेशन किस तरह से, उसकी कौन कौन सी कॉजेज हैं। हमने अपर मोटर न्यूरॉन लीजन पढ़ी, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन पढ़ी, फिर सेरिबेलर लीजन है, ठीक है, और कैनेस्थेटिक सेंसेशन, लॉस ऑफ कैनेस्थेटिक सेंसेशन, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनकी वजह से जारी बात है जब ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा, आपका मूवमेंट आपकी इनएक्यूरेट होगी और नॉन पर्पसफुल मूवमेंट होगी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से कोई की उठानी है तो आपका हर तरफ हाथ जाएगा, ठीक है। मतलब की आप उठाना चाह रहे हैं लेकिन कभी आपका हाथ इधर जा रहा है, नहीं जा रहा तो सिर्फ की पर नहीं जा रहा, मतलब आप उठाने लगेंगे तो ट्रेमर्स आने लग जाएंगे, ऐसे हाथ हिलने लग जाएगा। ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, वो अभी आपका जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना इसकी भी टाइप्स हैं, ट्रेमर्स आती हैं, इंटेंशनल होती हैं, कुछ जब आप काम करने लगते हैं सिर्फ उसी वक्त आते हैं, ठीक है। ये जब हम ज़रूरत इसकी होगी, जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें ये सब चीज़ें बताऊंगी। अभी हम आपका जो चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका। री एजुकेशन, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन? Neuromuscular re-education is a technique कि अजान हो गई थी, इस वजह से मैंने लेक्चर पॉज कर दिया था, तो मैं इसे रीड आउट करती हूँ। न्यूरोमस्कुलर री-एजुकेशन इज अ टेक्निक यूज्ड बाय रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट टू रिस्टोर नॉर्मल मूवमेंट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ गई, जाहिर बात है एक प्रोग्राम होता है जिसे फॉलो किया जाता है ताकि आपकी मूवमेंट को रिस्टोर किया जाए, नॉर्मल मूवमेंट की तरफ लाया जा सके। वो हम आगे पढ़ेंगे क्या है री-एजुकेशन, न्यूरोमस्कुलर री-एजुकेशन प्लान। So together nerves and muscle work to produce movement. Nerves send signal between muscles and brain about when, where and how fast to move, ठीक है, to educate for resumption of normal activities as disabled person, ठीक है। So neuromuscular re-education क्या है, to facilitate करती है इन द रिटर्न ऑफ नॉर्मल मूवमेंट्स इन अ पर्सन विद न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। जैसे इम्पेयरमेंट हो गया, किसी को सेरिबेलर लीजन है हुई है, ठीक है, और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, कोई सी भी लीजन है जो हम पढ़ी हैं पीछे हमने पिछले लेक्चर में, ठीक है, उसमें फिर उसे फैसिलिटेट किया जाए ताकि एक पेशेंट जो अपनी इम्पेयरमेंट है, जिसके अंदर न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट हुई है, वो वापस अपनी जो नॉर्मल मूवमेंट्स की तरफ जितना हो सकता है उतना आ सके, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट्स रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा, मेडिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। सो गोल्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर री-एजुकेशन क्या होंगे, बैलेंस इंप्रूव होगा आपका, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी, पोस्चर एंड प्रोप्रियोसेप्शन इंप्रूव होगा, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन जारी बात है रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स,
ठीक है, जैसे कि आपकी बॉडी किस तरह प्रोप्रियोसेप्शन जिस तरह मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन उसने आपको जिस तरह मैंने आपको कैनेस्थीसिया का बताया था कि उसमें क्या होता है, आपको जो आपका पता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आप चलने के लिए अपने पाँव आगे उठाए, अब आपको ये पता है कि आपका पाँव आगे है, लेकिन प्रोप्रियोसेप्शन को ये नहीं है, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन को सिर्फ ये पता है कि उसका पाँव अब आगे है, लेकिन दरमियान में किस तरह से उसका पाँव आगे आया है, ठीक है, ये जो एक्टिविटी है ना बेसिकली ये लेकिंग है, ठीक है, ये प्रोप्रियोसेप्शन में ये नहीं होती। लेकिन दोनों चीजें प्रोप्रियोसेप्शन एंड कैनेस्थीसिया पैरेलल चलती हैं, ठीक है। ये आपने पिछला अगर लेक्चर सुना होगा जिन्होंने, उन्हें समझ आ जाएगा कि मैं प्रोप्रियोसेप्शन और कैनेस्थीसिया का जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। कैनेस्थीसिया, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ बॉडी, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ बॉडी एंड मोशन और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है। और आपका जो प्रोप्रियोसेप्शन होता है उसे ये पता है कि आपका पाँव आपके मतलब फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के आगे है या आपकी बॉडी के पीछे, उसे ये नहीं पता कि वहां तक जो मूवमेंट उसके दौरान हुई है बेसिकली, ठीक है, बस उसे ये पता है। वीकनेस, फ्लेसिडिटी ऑफ मसल, ठीक है। अच्छा, वीकनेस अब देखें या इनकोऑर्डिनेशन जो है जाहिर बात है इज नॉट टॉलरेटेड बाय बॉडी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जब इस तरह की चीज हो, जैसे मसल में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो क्या होता है कि जैसे अपने इनकोऑर्डिनेशन को अवॉइड करने के लिए फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में ही इस तरह दूसरे मसल्स एक दूसरे का काम ऑल्टरनेट मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उस इनकोऑर्डिनेशन को क्या किया जाए या अवॉइड किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अब आप बेंड होके चल रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी के जो दूसरे मसल्स उस काम को ले लेंगे ताकि वो उसे बेंडिंग से बचाया जाए, ठीक है। तो वो जो है काम तो अब जाहिर बात है ऑल्टरनेट पैटर्न तो डेवलप हो गया, लेकिन जाहिर बात है कितना एफर्ट लगानी पड़ेगी मसल्स को, जो क्योंकि जाहिर बात है उनका काम वो बिल्कुल वो तो नहीं है ना, उन्होंने तो फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्प आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक मसल जो डैमेज है, फॉर एग्जाम्पल इधर अगर मैं मसल की बात करूं, एक मसल अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहा और उसका साथ वाला उसका काम परफॉर्म करने लग गया है, ठीक है, तो ताकि इनकोऑर्डिनेशन को अवॉइड किया जा सके। लेकिन इसमें जाहिर बात है क्या होता है, इसमें ये होता है आपके एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। क्यों एनर्जी वेस्ट होती है? जाहिर बात है ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। और आपका क्या होता है इसके अंदर ट्रिक मूवमेंट ज्यादा, ठीक है, ट्रिक मूवमेंट्स भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जाहिर बात है अब एक मसल का वो काम नहीं है जो उस तरह से काम नहीं है जो वो दूसरे का अडॉप्ट कर लिया उसने काम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाती हैं आपकी जब इस फॉर एग्जांपल कोई मूवमेंट है तो उसके अंदर ट्रिक मूवमेंट्स माइट बी पॉसिबल कि वो हो, ठीक है। ओके, वीकनेस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल। अच्छा, इनका ट्रीटमेंट अगर देखें हम, जाहिर बात है उसका हम क्या करेंगे, उसका जो इम्बेलेंस है उसे करेक्ट किया जाएगा। एम्फेसिस ऑन वीक मसल ग्रुप, नॉर्मल पैटर्न ऑफ मूवमेंट की तरफ बॉडी को लाने की कोशिश की जाएगी या रिस्टोर नॉर्मल इंटीग्रेशन एक्शन ऑफ मसल, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें इसमें हम क्या करवाएंगे, मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, जाहिर बात है मसल पावर एंड ग्रेडिंग टेक्निक से जरिए उसे देखेंगे ना कि ये मसल कौन से इस वक्त ग्रेड के अंदर है, जो मैं आप लोगों को ये ग्रेड्स बताए थे, ठीक है। ग्रेडिंग टेक्निक्स हमने फर्स्ट सेमेस्टर में किए हैं, मसल की ग्रेडिंग हमने की थी, ठीक है। उसके थ्रू पता चलेगा कि मसल इस वक्त कौन से ग्रेड में है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसका जो है वो प्लान जो है वो फॉर एग्जांपल अभी वो एंटी ग्रेविटी मूवमेंट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट जो ग्रेविटी को एलिमिनेट करके मूवमेंट कर सकता है। फिर आप उसे आप उसे इस काबिल करेंगे कि वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करे, फिर मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ मूव कर सके, फिर हैवी रेजिस्टेंस। ये मैंने आप लोगों को ग्रेड्स करवाए हुए हैं, ठीक है। अब जब भी मसल पैरालाइज है द पर्सन शुड अंडरगो स्ट्रेंथनिंग एंड इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम इज मॉडिफाइड डिपेंड्स ऑन द मसल पावर एंड हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय पेशेंट विद सुपरविजन ऑफ द थेरेपिस्ट। ठीक है, ये पिक्चर है, उसके अंदर ये देखें यही है कि जो आपके मसल्स वीक हैं उन्हें मतलब एक्सरसाइज एक प्रोग्राम है उसके थ्रू उन्हें उनकी स्ट्रेंथ गेन की जा रही है, ठीक है। और फिर जो है नेक्स्ट है स्पास्टिक। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है फ्लेक्सिड
जो पैरालिसिस है वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन से होता है, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का रिजल्ट है फ्लैसिड पैरालिसिस। और स्पेस्टिसिटी कहाँ है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की जो है उससे आती है। तो स्पेस्टिसिटी स्टिफ और रिजिड, ठीक है, या फिर रिजिड मसल्स हैं। अच्छा, इट में ऑल्सो भी कॉल्ड अनयूजुअल टाइटनेस और इंक्रीज्ड मसल टोन, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था स्पेस्टिसिटी में हम कभी भी ऐसे एक्सरसाइज हम बहुत स्लोली और ग्रेजुअली एक्सरसाइज जो है वो करवाते हैं। क्यों इस तरह करवाते हैं, क्योंकि स्पेस्टिसिटी जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी के बाइसेप्स जो है एल्बो फ्लेक्सर्स में, बाइसेप्स में, ठीक है, आपका क्या है बहुत ज़्यादा स्पेस्टिसिटी, अगर आप उसे तेज़ी से इस तरह नीचे की तरफ जिस तरह एल्बो को अपना जो फोर आर्म है उसे करेंगे तो क्या होगा, वापस उतनी ही शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। तो क्या करेंगे आप, स्लोली ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसे मूव करवाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर उनके वो रिलैक्स होगा, इस तरह करके होगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा क्या है स्पेस्टिसिटी वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है। स्पेस्टिसिटी इज अ मसल कंट्रोल डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टाइट और स्टिफ मसल्स एंड एन इनएबिलिटी टू कंट्रोल these muscles। अच्छा, अब ये देखें क्या है कि कैन नॉट विद डिफिकल्ट रिलैक्स एंड सो अलाउ द मूवमेंट, ठीक है। वो क्या, जाहिर बात है जब स्पास्टिक मसल्स होते हैं तो वो बहुत डिफिकल्टी से मतलब वो जाहिर बात है रिलैक्स नहीं, आप यही बात जो मैंने आपसे बात किया कि बहुत जो मूवमेंट है उसे बहुत स्लोली अलाउ करते हैं। क्यों इस तरह स्लोली अलाउ करते हैं, अगर आप उन्हें मतलब जोर आजमाई उनके साथ करेंगे तो वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं ऐसे हिलेगा, ठीक है। और हो सकता है अगर आप वो इस तरह अपने, जैसे मैंने बाइसेप्स की ही एग्जांपल दी थी, तो अगर आप उसने बहुत तेजी और सख्ती के साथ मतलब मसल्स को अपने जो है वो स्ट्रेच करने की कोशिश की तो आपका क्या हो जाएगा, मूवमेंट को वो अलाउ नहीं करेगा और हो सकता है उसके अंदर और ज्यादा स्पास्टिसिटी आ जाए, ठीक है। सो लॉस ऑफ रिदम, एंड इसके अंदर स्पास्टिसिटी में क्या होता है, जाहिर बात है रिदम नहीं है और क्या होगा, नॉन एफिशिएंट मूवमेंट होती है, जाहिर बात है मूवमेंट नॉन एफिशिएंट होगी। अब जाहिर बात है इसमें जो ट्रीटमेंट है वो हमने क्या करना है, रिलैक्सेशन इंड्यूस करवाएंगे, स्टिमुलेट एफर्ट और गिव कॉन्फिडेंस इन एबिलिटी टू मूव, ठीक है। हमने पेशेंट को रिलैक्स साथ साथ करना है और उसे हमने कॉन्फिडेंस में भी लेना है कि नहीं अब ये इतना है, और आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल आपका जो ये बाजू है, ये एल्बो है आपके, ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खुलने लग जाएगी, ठीक है। हम जारी बात है पेशेंट्स को तो ये फ्लेक्सर्स और इन चीज़ों का नहीं पता होता ना, उनसे हमने उसी ही लैंग्वेज में बात करनी है। और इसमें जारी बात है एक्टिव एक्सरसाइजेस मेक द पेशेंट इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल, ठीक है। जब से फॉर एग्जाम्पल अब स्पास्टिसिटी आप वो इसका तरीका बेसिकली होता है, सबसे पहले आप उन्हें कुछ ऐसे के लिए उन पर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता उनमें स्ट्रेचिंग, उनमें वो मसल्स रिलैक्स होने लग गए हैं, उनका स्पास्टिसिटी कम हो रही है, फिर आप साथ साथ उन्हें एक्टिव एक्सरसाइजेस भी देते हैं, क्योंकि एक्टिव एक्सरसाइजेस करेगा तो बंदा इंडिपेंडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। और सबसे पहले जो हम टारगेट करते हैं वो इसमें जो लार्ज जॉइंट्स है ना उन्हें देखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल शोल्डर है, आपका हिप है, ठीक है, नी है, और ये जो बात में जैसे फॉर एग्जांपल फिंगर्स के मसल्स में स्पास्टिसिटी है, इन्हें भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले लार्ज जॉइंट जो आपके बेसिक जॉइंट्स है, प्रॉक्सिमल जॉइंट्स है, उन्हें आप सबसे पहले जो है जो इंटरवेंशन है उनके ऊपर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ अदर टेक्निक्स हैं जो कि आप स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए करवाते हैं, जैसे वेट बेयरिंग पोजीशंस, क्वाड्रुपल्ड नीलिंग पोजीशन, इससे भी आपकी क्या होती है स्पास्टिसिटी जो होती है उसके अंदर रिडक्शन आती है। सस्टेन स्ट्रेचिंग इन अपराइट पोस्चर जो मैंने आपको बताई है अभी। एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटेगोनिस्ट टू स्पेस्टिक मसल्स, अच्छा ये एक क्या है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटेगोनिस्ट टू स्पेस्टिक मसल्स, ये भी एक टेक्निक है। वैसे मैं अगर आपको याद हो मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, लेकिन उसमें क्या है, जाहिर बात है जब आपके उसके अंदर क्या है, ठीक है, तो इसमें ये होगा कि एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटेगोनिस्ट टू स्पेस्टिक मसल्स, ये बेसिकली टेक्निक्स यहाँ पे मैंने, ये मुझे बहुत अच्छी स्लाइड मिली और मैंने यहाँ पे डाल दी है। लेकिन ये जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटेगोनिस्ट ये बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है, ये ऑटोजेनिक इनहिबिशन बेसिकली मसल एनर्जी टेक्निक्स होती हैं, और ये तो आप 9th मेरे ख्याल से 8-9 सेमेस्टर में जाके पढ़ेंगे। खैर इसमें ये होता है
आपका जो फॉर एग्जांपल अगर बाइसेप है जैसे, ठीक है, अब पहले उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद उसे रिलैक्स करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। बेसिकली मैंने आपको इसका बिल्कुल थोड़ा सा एसेंस बता दिया, बट इट्स अ वेरी वेरी सेपरेट टॉपिक, ठीक है। तो हम करेंगे जब ये आएगा। अभी क्योंकि जो चीज़ आपका सिलेबस है उसे पहले अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और ये जो इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज़ होती हैं, जो कि जो स्पेज़म और ये स्पास्टिसिटी है उससे रिड्यूस करती हैं, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। आई स्लैप्स, पैक्स, स्प्लिंटिंग, जैसे कि अब किसी को इतनी ज़्यादा टाइटनेस है तो उसे स्प्लिंट लगा दिया जाता है, प्लस्तर भी लगा देती हैं, ठीक है, स्प्लिंट भी लगा देती हैं। उससे क्या होता है, ताकि जो मसल है वो ये सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग ही हो रही है ना, जाहिर बात है। किसी के जैसे हिप एडक्टर्स बहुत टाइट है तो यहाँ पे स्प्लिंट लगा दिया जाता है, उससे क्या होता है, वो स्ट्रेचिंग होती है वहाँ के मसल्स की, ठीक है। और यही बात है, उन्होंने हमने पहले ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि सबसे पहले आपने जो फाइन मूवमेंट्स और जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उन्हें थोड़ा पहले डिले कर देती हैं। क्यों डिले करती हैं? क्योंकि सबसे पहले जो लार्ज जॉइंट्स हैं आप उन्हें टारगेट करती हैं कि वो सबसे पहले उन्हें उनका जो फंक्शन है वो कुछ वापस आए, उसके बाद आपने ये जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उनकी तरफ आना है, ठीक है। इसके अंदर फिर तरीका लिखा हुआ है कि रिदमिकल काउंटिंग आपने कैसे, मतलब वो जिस तरह फॉर एग्जांपल सेट्स बनाए हुए हैं कि इतने फॉर एग्जांपल 10 सेट्स करने हैं, ठीक है, 3 सेट्स करने हैं। रिदमिकल काउंटिंग और म्यूजिक रिदम और ऑफ बाउंसिंग बॉल फॉर स्मूथ स्पीड। फॉर स्मूथ स्पीड क्या, यानी कि ऐसे नहीं एग्रेसिव नहीं करवाना, ये बिल्कुल बल्कि टेक्निक्स बताई हुई हैं कि आपने किस तरह से, मतलब ये जो ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन हैं ये किस तरह से आपने करवानी है, ठीक है। ऐसा स्मूथ आपकी स्पीड होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पास्टिसिटी जो होती है वो आपकी वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है, एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डू नॉट पुश डायरेक्टली ऑन द जॉइंट, डू नॉट पुल फॉर फ्रॉम द नी, ठीक है। ये देखें, ये बेसिकली नी के जो नी फ्लेक्सर्स हैं उनकी बेसिकली स्ट्रेचिंग कर रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि डू नॉट पुश डायरेक्टली ऑन द नी, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। ये पिक्चर में जो दिखाया है बेसिकली ये सही तरीका नहीं है, इस वजह से यहाँ पे क्रॉस इसके ऊपर आया हुआ है कि, और जाहिर बात है जितनी रिक्वायर्ड है नी की फ्लेक्शन उतनी ही करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि नी से बिल्कुल बाहरी जो उसकी रेंज है उससे भी बंदा बाहर चला जाए, ठीक है। और एकदम से नहीं होता कि पहले दिन में ही सारी रेंज आपने गेन कर लेनी है, तो बहुत न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन बहुत, ठीक है, ये प्रोलॉन्ग प्रोसेस है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव नर्वस पाथवेज, ये बेसिकली क्या होता है, मैं रीड आउट करती हूँ। इट इज डेयर दैट ऑल अवेलेबल नर्वस पाथवेज बाय विच इम्पल्सेस एसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ट्रेवल आर ब्लॉक्ड एंड द पर्पस ऑफ रीएजुकेशन इज टू एनकरेज द यूज ऑफ दोज विच रिमेन। अच्छा, वो ये अब देखें, ऐसा तो नहीं होता ना कि सिर्फ एक ही पाथवे है जहाँ से मतलब आपके जो इम्पल्सेस है नर्वस को ट्रेवल कर रही हैं, और भी बहुत सी पाथवेज हैं। तो उसमें क्या होता है कि रीएजुकेशन क्या होता है कि बेसिकली जो ब्लॉक हो गई हैं वो तो हो गई, जो नहीं हुई बेसिकली उन्हें रीएजुकेट करना है, उन्हें सिखाना है ताकि वो नए पैटर्न, जो पैटर्न्स हैं जो वो अडॉप्ट कर लें, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, द यूज ऑफ दोज विच रिमेन और टू डेवलप द ऑल्टरनेटिव रूट्स, ठीक है। व्हेन द अदर पाथवेज आर ब्लॉक्ड दिस ऑल्टरनेटिव रूट कैन बी यूज, ठीक है। यूजिंग ऑल्टरनेटिव पाथवे फर्स्ट टाइम इज वेरी डिफिकल्ट बट बाय द टाइम, अब देखें सबसे पहले क्या होता है, जब जैसे कभी कभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग होते हैं, आप जैसे ऐसा मैं अगर आपको ये एग्जांपल दूं, जैसे मैं राइट हैंड यूज करती हूँ ना लिखते वक्त, अब मैं अगर स्किल है या आप लेफ्ट हैंड से भी सीखा जा सकता है, लेकिन ये होगा कि पहले आपको क्या होगा टाइम, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है, लेफ्ट हैंड से मैं लिखना सीख रहा हूँ, लेकिन जो ही मेरा जाहिर बात है इसके अंदर मैं स्ट्रगल करती रहूंगी, मेरे पाथवेज बनते जाएंगे, ठीक है, वो रीएजुकेट होते जाएंगे ऑल्टरनेटिव पाथवेज। और फिर एक दफा क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे लिए उल्टे हाथ से लिखना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसके अंदर बात दरअसल लिखी हुई है। तो न्यू पाथवे इज इवेंचुअली एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया। वैसे ये कोई इतना मुश्किल लेक्चर नहीं है, बहुत इजी सा लेक्चर था। अच्छा, और स्पास्टिसिटी ऑफ मसल्स मैंने इसके अंदर ये नहीं डाला, आपका जो अच्छा, लेट मी ओपन माय बुक, जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है हमने, ठीक है। मैं वो आपको अगर बताऊं कि जहाँ पे आपको मैंने ये वाली जो चीज़ें बताई थी, स्पास्टिसिटी ऑफ मसल्स, ये जो हमने फ्लैसिड पैरालिसिस, स्पास्टिक पैरालिसिस, ये हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है
वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये फ्लैसिड पैरालिसिस वो ट्रीटमेंट्स, ठीक है। ये आप लोगों का एक सेपरेट लेक्चर था। अब मुझे लेक्चर का नंबर याद नहीं है, आई गेस इट्स 11 और इट्स 12, जो वो मसल वीकनेस का हमने पढ़ा था। मैं अभी चेक करके आप लोगों को बताती हूँ। वो था आई गेस 167 पेज नंबर। हाँ जी, मसल वेस्टिंग, फ्लैसिड पैरालिसिस, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। जाहिर बात है वो मैं लेक्चर बहुत अच्छा और डीप पढ़ा चुकी हूँ, अब उसे मैं इसके अंदर दोबारा तो नहीं ऐड कर सकती थी, लेकिन इसके अंदर जो आपको ट्रीटमेंट्स थे फ्लैसिड पैरालिसिस के, और उसके बाद जो स्पास्टिक पैरालिसिस और उसका ट्रीटमेंट, और ये जो डिसयूज एट्रोफी, ये हम लोगों ने पढ़ा है, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। और अब आपका जो नेक्स्ट टाइम टेस्ट होगा वो इसके अंदर ये चीजें भी होंगी जो मैंने आपको एक डिफरेंस नोट डाउन करवाया था कि फ्लैसिड पैरालिसिस और स्पास्टिक पैरालिसिस का। उसके अंदर मैंने आपको इनके जो अपर मोटर, इनके डिफरेंस नोट करवाए थे। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया, हाइपोटोनिया, हाइपोरिफ्लेक्सिया, वो सब इंक्लूडेड है। वो आप लोगों ने करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है ना ये लेक्चर है, और ये इसके अंदर ये स्पास्टिसिटी ऑफ मसल्स में वो चीजें, वो इंटरवेंशन शामिल हैं आप लोगों की, ठीक है। तो वो इंक्लूडेड होंगी अब जब भी आप लोगों का टेस्ट होगा। वन मिनट, मुझे एक और भी यहाँ पे नो सेरिब्रल, हाँ सेरिबेलर लीजन वो मैंने इसके अंदर खुद नहीं डाला, क्योंकि मैंने इस वजह से इसे थोड़ा रखा है ताकि आप लोगों को जो है इसे मेमोराइज करने में आसानी हो, क्योंकि ये वैसे मुश्किल नहीं था, इजी था, लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों के लिए न्यू है तो ये आप लोग अच्छे तरीके से इसे करेंगे, ठीक है। तो सेरिबेलर लीजन और कैनेस्थीसिया का हम ट्रीटमेंट्स कल देखेंगे, और साथ जो और उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। So this is the end of your lecture.